बांग्लादेश को दी गई उधारी अब भारतीय कंपनीज को महंगी पड़ रही है और असर ये है कि भारतीय मैन्युफैक्चरर्स अब बांग्लादेशी इंपोर्टर्स पे भरोसा नहीं कर पा रहे। नतीजतन भारत से बांग्लादेश को एक्सपोर्ट काफी तेजी से गिरता चला जा रहा है। क्या आप जानते हैं कि बांग्लादेश अपनी कुल जरूरत की 30% दवाइयों का रॉ मटेरियल भारत से इंपोर्ट करता है। कीमत की बात करें तो भारत हर साल बांग्लादेश को करीबन $50 मिलियन के फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता है। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है और वो ये कि बांग्लादेश अपने यहाँ इस्तेमाल होने वाली 97% दवाइयाँ खुद प्रोड्यूस कर सकता है और केवल 3% ही ऐसी दवाइयाँ हैं जो बांग्लादेशी कंपनीज इंपोर्ट के जरिए डिमांड को पूरा करती हैं। लेकिन ये 97% दवाइयाँ ऑलमोस्ट इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल से प्रोड्यूस की जाती हैं और जैसा कि हमने कहा कि इस इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल का 30% हिस्सा बांग्लादेश भारत से लेता है। और खबर ये आ रही है कि शेख हसीना सरकार के गिरने से पहले बांग्लादेशी इंपोर्टर्स ने दवाइयों के कंसाइनमेंट जो उधारी पे उठाए थे, अब उन इंपोर्टर्स का कोई अता पता नहीं है और करोड़ों की दवाइयों का पेमेंट अटक चुका है। डिटेल में इस टॉपिक पे बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी और हमारे चैनल की काफी बड़ी मदद होती है। भारतीय फार्मा कंपनीज ने इस बात की शिकायत की है कि बांग्लादेश को भेजे गए कंसाइनमेंट कहीं गायब कर दिए गए हैं। इसके अलावा वहां के इंपोर्टर्स ने भारतीय मैन्युफैक्चरर्स के फोन उठाने बंद कर दिए हैं और जो बांग्लादेशी इंपोर्टर्स रिस्पांस दे भी रहे हैं, उन्होंने पेमेंट देने से साफ इनकार कर दिया है। अब यहाँ सीधे तौर पे इन इंपोर्टर्स को ब्लेम नहीं किया जा सकता, क्योंकि बांग्लादेश में अभी जिस तरह के हालात हैं, उसे देखते हुए तो यही लगता है कि बांग्लादेशी बिजनेसमैन अभी उधार चुकाने की हालत में बिल्कुल भी नहीं है। भारत की फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि फार्मेक्सिल का कहना है कि इसी वजह से अब भारतीय एक्सपोर्टर्स बांग्लादेश को कुछ भी भेजने से बच रहे हैं। इसका असर भारत के मेडिकल टूरिज्म पे भी बढ़ा है और जिन बांग्लादेशी लोगों ने अपनी सर्जरीज भारत में प्लान की थी, अब उनके प्लान्स भी कैंसिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2023 के डेटा की बात करें तो अकेले बांग्लादेश से करीबन 4.5 लाख लोग भारत अपना इलाज करवाने आए थे और ये केवल ऑफिशियल फिगर है। असल में आंकड़ा और भी बड़ा हो सकता है। 2019 से पहले तक APIs यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स की 85% डिमांड भारत चाइना से पूरी करता था। फिर चाइना ने भारत को छेड़ा और आज भारत APIs का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बन चुका है। मतलब फिनिश दवाइयों को लेके भारत ऑलरेडी दुनिया का सबसे बड़ा सप्लायर था, लेकिन अब भारत रॉ मटेरियल के एक बड़े सप्लायर की तरह भी जाना जाता है। आज भारत की फार्मा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की वैल्यू $65 बिलियन के आसपास है और 2030 तक इसके बढ़ के $130 बिलियन तक होने का अनुमान लगाया गया है। फिलहाल भारत करीबन $28 बिलियन की कीमत की दवाइयाँ विश्व के लगभग हर देश को एक्सपोर्ट करता है और इस टोटल एक्सपोर्ट में बांग्लादेश का काफी छोटा शेयर है। वॉल्यूम के हिसाब से देखा जाए तो बांग्लादेश भारत के लिए इतना बड़ा मार्केट भी नहीं है, लेकिन साउथ एशिया में चाइना के प्रेजेंस को काउंटर करने के लिए भारत का बांग्लादेशी मार्केट में उतरना काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है। जानकारों का मानना है कि सिचुएशन आने वाले टाइम में सुधरेगी और भारत से बांग्लादेश को एक्सपोर्ट फिर दोबारा से तेजी पकड़ेगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या बांग्लादेश जैसे देश पे भरोसा किया भी जा सकता है, ये जानते हुए कि यहाँ के लोग भारत की वजह से मिलने वाली आजादी को भूल चुके हैं। भारत की फार्मा इंडस्ट्री को इस मिलिट्री कू की वजह से नुकसान तो हुआ है, लेकिन इसकी वजह से भारतीय टेक्सटाइल इंडस्ट्री को काफी बड़ा फायदा भी पहुंचा है। यूरोप, मिडिल ईस्ट, अफ्रीकन और लैटिन अमेरिकन देशों से गारमेंट्स और टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट ऑर्डर्स बढ़ना शुरू हो चुके हैं और बांग्लादेश का नुकसान भारत का कहीं न कहीं फायदा करा बैठा है। एक सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे, क्या बांग्लादेश के हालात को देखते हुए आगे चल के इस देश पे भरोसा किया जा सकता है और क्या भारत में बढ़ रहे बांग्लादेशी लोगों के लिए कड़े कदम उठाने की जरूरत है? अपना जवाब कमेंट सेक्शन में दिए बिना मत जाइएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा अगर आप हमें यहाँ तक सुन चुके हैं। धन्यवाद।